एवरीवन, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स को देखेंगे। आज़ादी आज़ादी के बाद अभी तक जितने भी जजमेंट्स पास हुए हैं, जैसे 1950 से लेकर अभी तक जितने भी जजमेंट पास हुए हैं, उन सब जजमेंट्स को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ध्यान दें कि जितने भी जजमेंट्स हैं 1950 से लेके अभी तक, वो सारे जजमेंट्स अराउंड 200 प्लस होंगे। लेकिन वो सारे 200 जजमेंट्स जो पास हुए हैं अभी तक, क्या वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? देन ऑब्वियसली नो। क्यों नो? क्योंकि एग्जामिनेशन में देयर आर सर्टेन जजमेंट्स, उन्हीं को बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने 35 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को जॉट डाउन किया है, और इसलिए इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। सो पहला पार्ट आज हम लोग 15 जजमेंट्स को कवर करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग रेस्ट ऑफ द 20 को कवर करेंगे। आज 15 में ये सब अपना आ जाएगा, ये जितने भी हैं, रोमेश थापर केस, ए के गोपालन केस, चंपक दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये जितने भी केस हैं सबको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो हमारा आज का फर्स्ट केस है रोमेश थापर केस। तो रोमेश थापर केस ये बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग किसी भी केस के बारे में पढ़ेंगे तो उसके ईयर ऑफ जजमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो ईयर ऑफ जजमेंट जो इनका था इस केस का, ये 1950 था। रोमेश थापर केस का ईयर ऑफ जजमेंट 1950 था, और इस केस का पूरा नाम था रोमेश थापर केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। स्टेट ऑफ मद्रास। अब ध्यान रहे कि ये रोमेश थापर है कौन। ये रोमेश थापर एक एडिटर थे, वीकली जर्नल के एडिटर थे। ये एक वीकली जर्नल चलाते थे, उन्हीं के एडिटर थे। अब हुआ यूं कि ये जो वीकली जर्नल के एडिटर थे, उनमें अक्सर ये मद्रास गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। तो मद्रास गवर्नमेंट ने उस मैगजीन को ही, उस जर्नल को ही बैन कर दिया। तब इन्होंने रिट पिटीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए क्या कहता है? ये आता है राइट टू फ्रीडम में, और इसमें स्पेशली क्लॉज ये कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो आर्टिकल 1 क्लॉज ए हम लोगों को देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो उन्होंने रिट पिटीशन दायर करके ये बोला कि आर्टिकल 19A के तहत मेरा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो वायलेट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अगर क्रिटिसाइज भी कर रहा हूं तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि क्या गवर्नमेंट एक पब्लिक बॉडी नहीं है जो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा हूं? इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके इस केस से आए, वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि किसी भी लोगों को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन भी तो है। फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है कि अगर आपको फ्रीडम, कोई आइडिया है, वो आइडिया फैलेगा कैसे? वो आइडिया फैलेगा कैसे, प्रोपोगेट कैसे करेगा? जब आपका सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन इन द सेंस कि पहले जब भी जर्नल्स होते थे, न्यूज़पेपर्स आते थे, जैसे जर्नल्स होते थे, न्यूज़पेपर्स होते थे, ये सब सर्कुलेट होते थे। ये सब सर्कुलेट होते थे। तो अगर ये सब सर्कुलेट ही नहीं होगा, तो प्रोपोगेशन ऑफ आइडिया कैसे होगा? प्रोपोगेशन ऑफ आइडिया, तो बेसिकली ये कीवर्ड है प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज। यही कीवर्ड है इस पूरे केस का। इस पूरे केस का कीवर्ड यही है, प्रोपोगेशन ऑफ आइडिया। कैसे ये कीवर्ड है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस चीज को इंक्लूड करेगा? इस चीज को भी इंक्लूड करेगा कि अगर आपका कोई आइडिया है, उसको प्रोपोगेट नहीं कर पाता है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन एंड आइडियाज। और कैसे ये प्रोपोगेशन सक्सेसफुल होगा? जब इसे सर्कुलेट किया जाएगा। जब पहले कोई न्यूज़पेपर होता था,
जर्नल्स होगा, अगर उसे सर्कुलेट ही नहीं किया जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा, उसे क्लोज कर दिया जाएगा, तो क्या उनमें जो लिखे हुए आइडियाज हैं वो प्रोपोगेट होंगे? नहीं होंगे। अगर आइडियाज प्रोपोगेट नहीं होंगे तो आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका वायलेशन हो गया। तो इन केस में पूरा यही था कि आर्टिकल 19(1)(a) में, अगर मैं इनको शॉर्ट में एक बार समराइज कर दूं तो यही है कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके अंदर एक सब कैटेगरी बनाया गया जिसमें कहा गया कि फ्रीडम ऑफ आइडियाज भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत आएगा, और उसके सर्कुलेशन को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे वो कोई भी पब्लिक बॉडी इसके अगेंस्ट क्रिटिसाइज करता हो। ये रोमेश थापर केस ये था। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि ये पूरा जो जजमेंट जब पास हुआ 1950 में, तो हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कि ये रोमेश थापर केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो था, लेड टू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1951 में पास हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे आ जाते हैं कि इस केस के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास हुआ था। तो ये बेसिकली रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस था। नेक्स्ट केस आ जाता है ए के गोपालन केस। इनका भी ईयर ऑफ जजमेंट 1950 था। ये केस प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड, एक वर्ड आप लोग अक्सर सुनते होंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि देखिए, अगर जुडिशियरी को, या फॉर दैट मैटर अगर मैं डायरेक्टली बोली पुलिस को, अगर लगता है कि आप कल होके, मान लीजिए चुनाव होने वाला है, ठीक है, एंड इफ पुलिस को या जुडिशियल बॉडी को अगर लगता है कि आप इलेक्शन प्रोसीजर में आप किसी तरीके का ऑब्स्टकल बन सकते हैं, किसी तरीके का आप ऑब्स्टकल बन सकते हैं, तो आपको डिटेंशन में ले लेती है। लेकिन आपने कोई जुर्म तो उस वक्त किया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी डिटेंशन में ले लिया गया, तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। आप जुर्म कर ले, उसके बाद आपको डिटेंशन में लिया जाए, उसको प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। ये दो टर्म में एक डिफरेंस आपको क्लियर समझना है। इसमें बेसिकली ए गोपालन केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करेंगे कि आपने जुर्म नहीं किया, यू हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम येट, बट आप उस प्रिवेंटिव, उनका प्रिवेंटिव मेजर है, जुडिशियल बॉडी का प्रिवेंटिव मेजर है, पुलिस का प्रिवेंटिव मेजर है कि उसके तहत आपको कस्टडी में, डिटेंशन में ले दिया जाता है। तो इसमें इसी चीज के बारे में ए गोपालन केस में बोला गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज किया गया। एक एक्ट था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसको चैलेंज किया। ये केस क्या किया? चैलेंज्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्यों क्यों चैलेंज किया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट? क्यों चैलेंज किया? क्योंकि कहा कि एज इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स भी तो वायलेट करता है एक तरीके से, कि कोई व्यक्ति को बस आप इसलिए गिरफ्तार कर ले रहे हो, डिटेन कर ले रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में ये ऑब्स्टकल पैदा कर सकता है, आने वाले समय में ये शायद क्राइम कर सकता है, तो आप उसे प्रिवेंटिव रूप से डिटेन कर लेते हो, प्रिवेंटिव तौर पे। तो ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, उसको वायलेट करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये था इस पूरे केस का, कि इसमें इन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को चैलेंज किया। और किस बेसिस पे चैलेंज किया? बोला कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, क्योंकि इसमें पूरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो है आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21 के नैरो व्यू को भी डिस्कस किया गया था। कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये कहना था कि आर्टिकल 21 का जो भी हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर इस एक्ट से रिलेटेड देख सकते हैं, सो बेसिकली इस एक्ट में, मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बोलूं तो ए गोपालन केस में आर्टिकल 21 के नैरो व्यू को भी डिस्कस किया गया है। नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21 वेयर ऑल्सो डिस्कस्ड। ऑलराइट, सो इसमें बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज चंपकम दोराई-राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये सी दोराई-राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। तो अगेन इसका ईयर ऑफ जजमेंट आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये है 1951, ठीक है। अब इसमें इसका अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सी दोराई-राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, द ईयर ऑफ जजमेंट इज 1951। लेकिन इस केस ने सबसे पहले जो बैकवर्ड रिजर्वेशन है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु के बैकवर्ड रिजर्वेशन को चैलेंज किया। चैलेंज्ड
बैकवर्ड रिजर्वेशन, बीसी रिजर्वेशंस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के बैकवर्ड रिजर्वेशन को इन्होंने चैलेंज किया और इन्होंने बताया कि कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन ने पहले जो था कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रूल्ड आउट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन को पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रूल डाउन कर दिया, मतलब टर्न डाउन कर दिया, बोला कि कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। और उसमें क्योंकि ये मुद्दा कहाँ से उठा था, क्योंकि जो बैकवर्ड रिजर्वेशन तमिलनाडु में था, उसमें सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल को ही बैकवर्ड रिजर्वेशन दिया जाता था। उस बेसिस को उठाया गया, चैलेंज किया गया। उसके बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कास्ट वेस्ट रिजर्वेशन को आप लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, उसको रूल्ड आउट हम करते हैं, उसे हम रूल आउट करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट थे। और एक और अगेन इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट है, ये भी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 3-4 चीजें हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि रोमेश थापर केस में ही लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 3-4 चीजें हैं। तो इसमें एक था कि प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज था, वो भी लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पे जब हम आएंगे चंपक दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तो इसमें भी लेड टू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, लेड टू। तो ये केस भी था, ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अपना 1951 में पास हुआ था, उसको उसका कंक्लूजन पे ये ड्रॉ करता है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट का रिलेशन सिर्फ सी दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में नहीं है, ये इसके पहले वाले 1950 के केस में जो मैं बताया था उसमें भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट केस है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस का जिक्र आप आगे भी देखेंगे, ये नाम आपको आगे कई कई बार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इनका भी ईयर ऑफ जजमेंट 1951 था। सेकेंडली, शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी, अगर आप लोग सुने होंगे, आर्टिकल 40, आर्टिकल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द आर्टिकल, बट ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट, जस्ट अ मिनट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो राइट टू प्रॉपर्टी शामिल किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसके बारे में ये जिक्र है इसमें। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में इसमें क्या जिक्र है, इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में इसमें ये जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के को चैलेंज किया। किस बेसिस पे? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट चैलेंज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑन अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू प्रॉपर्टी। ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पहले जो फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये पहले फंडामेंटल राइट्स थे, बाद में इसके तहत ये लीगल राइट हुआ। 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत ये लीगल राइट हुआ, पहले ये फंडामेंटल राइट्स था। पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये लीगल राइट हुआ। तो इस शंकरी प्रसाद केस जो कि 1951 में पास हुआ था, 1951 में इनका ईयर ऑफ जजमेंट था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि ये भी कहता था कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर सकते हैं, उसकी अमेंडेबिलिटी को चैलेंज किया। इसमें लिख सकते हैं कि दिस केस challenged first constitutional amendment act which was passed in 1951 on what basis, मतलब चैलेंज तो आप किए, लेकिन व्हाट बेसिस? ऑन अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑन अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और किस फंडामेंटल राइट्स का स्पेसिफिकली बात किया गया? तो इसमें बात किया गया राइट टू प्रॉपर्टी की, इसमें बात किया गया राइट टू प्रॉपर्टी का। इस पूरे केस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अमेंडेबिलिटी को चैलेंज किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलता था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अमेंडेबिलिटी को ही चैलेंज कर दिया, और स्पेसिफिकली राइट टू प्रॉपर्टी को, उसी राइट टू प्रॉपर्टी को जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल राइट से लीगल राइट्स का दर्जा दिया गया।
आई होप इट इज क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक और जजमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रूल आउट कर दिया कि पार्लियामेंट के पास जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का जो पावर है उसको भी रूल आउट किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर दिया, मतलब टर्न डाउन कर दिया कि जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का अधिकार जो पार्लियामेंट के पास था, इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी, अगेन मैं जितना केस बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एग्जामिनेशन पॉइंट से हर एक केस इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। सो बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये, इनका ईयर ऑफ जजमेंट 1960 है। इस केस की अ, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब 3-4 पॉइंट्स है इसमें, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे कि ये प्रियम्बल से रिलेटेड है। इस केस का कंक्लूजन ही ये था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे देखेंगे कि जैसे बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आगे आप देखेंगे जिसमें बताया गया कि नहीं, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एल आई सी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था जिसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे ये सब चीज देखेंगे। फिलहाल बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिर्फ इतना ही नहीं था, इसमें एक और चीज था कि ये जो जजमेंट आया, इट लेड टू एक नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1960 में पास हुआ था। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1960 में पास हुआ था। ये जो जजमेंट हम लोगों ने दिया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट लेड टू नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। अब नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 ये था कि जिसमें आप किसी भी जैसे आप कोई भी पार्ट होता है देश के, किसी भी पार्ट ऑफ द टेरिटरी होता है, उसको भारत के मैप में शामिल किया जा सकता है या नहीं, ये नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के तहत है। अब बेरूबरी बेसिकली इसमें है क्या, बेरूबरी एक जगह है, बेरूबरी यूनियन वेस्ट बंगाल में। उस समय बात चल रहा था क्या ये पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी है कि नहीं, ये सब सारा मुद्दा चल रहा था। तो बेसिकली नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी से रिलेटेड है कि किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी अगर वो भारत का टेरिटरी का हिस्सा है तो क्या उसे सीड ऑफ करना चाहिए कि नहीं, या किस बेसिस पे करना चाहिए, इन सभी के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल जजमेंट आया था जो कि इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन ऑर्डर टू सीड पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मस्ट। इसका अर्थ होता है कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पहले कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट in order to cede in order to cede a part of indian territory part of india in order to cede a part of indian territory, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो बोलती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये मस्ट है, मैंडेटरी है। अब ये क्या कहता है, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे कि किसी भी इंडियन टेरिटरी का कोई भी ऐसा हिस्सा, जैसे लद्दाख हो गया, जैसे पौंडीचेरी हो गया, जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो वैसे कोई भी इंडियन टेरिटरी का जो हिस्सा है, अगर उसको सीड करना है, अगर अपने में मिलाना है, एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज मस्ट। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड कर दिया, मतलब टर्न डाउन कर दिया। वही हमारा नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 में मेंशन है कि किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी को अगर सीड करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मस्ट होगा। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया, जो कि टर्न डाउन कर दिया। ये बेरूबरी कौन था, तो बेरूबरी वेस्ट बंगाल का, बेरूबरी यूनियन वेस्ट बंगाल का एक जगह था जहां पे इस चीज को हो मुद्दा उठ रहा था कि क्या ये इंडियन टेरिटरी का पार्ट है या नहीं, और इसी चीज पे पूरा मुद्दा गया नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1960 में बना, वही विच लेड टू द प्रियम्बल विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द इंटायर केस वाज रिलेटेड टू
whether a part of Indian territory has to be ceded, and if yes, then whether constitutional amendment is required or not. ये पूरा बहस ही इसी पे था. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं सज्जन सिंह केस. सज्जन सिंह केस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस. ये इनका ईयर ऑफ जजमेंट था 1965. अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो मैंने आपको पहले बताया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने का अधिकार है, कि इससे पिछले वाले केस में भी मैंने बताया कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट, कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने. इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न रूल्ड कर दिया. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट हैज द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर लिया कि पार्लियामेंट के पास जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का जो अधिकार है उसको टर्न डाउन कर दिया. सज्जन सिंह केस में क्यों किया? तो इसका पूरा मुद्दा ये था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1964 में पास हुआ था. यस, इफ आई एम करेक्ट, या 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 में पास हुआ था, जो कि बताता है कि लैंड एक्विजिशन के बारे में. 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? लैंड एक्विजिशन के बारे में है. लैंड एक्विजिशन. अब यहाँ का ये जो लैंड एक्विजिशन था, ये क्लियरली अपोजिट टू राइट टू प्रॉपर्टी था. मैं जो बता रहा हूँ आपको ये बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है. देखिए, 17th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पहले मैं बता रहा हूँ. ये अमेंडमेंट एक्ट लैंड एक्विजिशन के बारे में है, और यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में जब लिख रहा हूँ तो आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि राइट टू प्रॉपर्टी से. ये लैंड एक्विजिशन ऑफ 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 इज कॉन्ट्ररी टू राइट टू प्रॉपर्टी. इज कॉन्ट्ररी टू राइट टू प्रॉपर्टी. पूरा अपोजिट है. लेकिन ये पूरा 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सज्जन सिंह केस में क्यों हाईलाइट हुआ? क्योंकि इसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि आप देखिए 1964 में ये पास हुआ है और ये केस का जजमेंट आया 1965 में. तो ये हुआ क्या होगा? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन 1964 वाज चैलेंज्ड. और जब चैलेंज हुआ तो यही आया कि जो लैंड एक्विजिशन है तो आपका ये राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्ट्ररी है. उस चीज को चैलेंज किया गया. जब चैलेंज किया गया तो आगे पता चला कि फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट को जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने का, उस चीज को भी रूल आउट कर दिया गया. और ये पूरा बहस जो था कि ये लैंड एक्विजिशन, राइट टू प्रॉपर्टी और ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 के अगेंस्ट है. आई होप इट इज क्लियर. आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस था. नेक्स्ट केस है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों केस, इसके जो दोनों केस हैं, चाहे वो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो या केशव नंद भारती का केस हो, ये दोनों केस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं. दी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं दोनों केस. सबसे पहले गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस हम लोग समझते हैं. इनका ईयर ऑफ जजमेंट अगर हम लोग ध्यान दें, इनका ईयर ऑफ जजमेंट था 1967. मैं एक एनालॉजी ड्रॉ करते चलता हूं दोनों का. इनका ईयर ऑफ जजमेंट था 1967, केशव नंद भारती का तो 1973 था. अगर मैं आपको डेट को प्रिसाइज हूं तो आई थिंक इट इज 24 अप्रैल. आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा. इट इज 24 अप्रैल 1973. ये डेट भी इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डेट भी पूछा जाता है. इस डेट के बाद सर्टेन चीज हुआ था, तो इस चीज को मैं आगे आपको बताऊंगा. बहरहाल, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि आर्टिकल 368, जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको आर्टिकल 368 के अंदर आपको अधिकार है कि यू कैन चेंज एनीथिंग. बेसिकली यू कैन अमेंड एनीथिंग. उसके अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात होता है. ऑलराइट, इतना आपको पता होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रूल आउट कर दिया. बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. एक जो चीज था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, इस चीज को रूल आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट. और तभी जाके ये आया कि यस, अंडर आर्टिकल 368 of Indian Constitution you can change anything.
तो ये पहले क्या था, तो इसका फाइनल जजमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तो पहले यूं था कि आर्टिकल 368 जो अपना है उसके अंतर्गत आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया इस केस के बाद। क्यों रूल किया? क्योंकि आगे आप देखेंगे तो इसी चीज का जो रेपरकशन है वो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जो कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 368 को अमेंड करता है। किस किस को अमेंड करता है? तो आर्टिकल 13। ये सब चीज आपको रिलेट करना होगा, रिवाइज करना होगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू कहता है। आर्टिकल 368 क्या कहता है? कि पहले कहता था कि सुप्रीम की फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, लेकिन उसके बाद जब इसको अमेंड किया गया, तब ये जुडिशियल रिव्यू बन गया और ये बन गया कि यस, आप फंडामेंटल राइट्स को भी आर्टिकल 368 के अंतर्गत बदल सकते हैं। ऑलराइट। सो आप इनका देखिए, दोनों का नेचर सेम है। जो आर्टिकल 13 का है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 368 का भी कुछ सेम ही है, उसका भी सेम ही है, जुडिशियल रिव्यू है। कैसे सेम है? कि अगर, एक मिनट, जुडिशियल रिव्यू, कि अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट्स अमेंड करना है तो एक ही केस हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स, वो मौलिक अधिकार आपको सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर रहा है, तो आपको उस चीज को जुडिशियली रिव्यू करना पड़ेगा। और जब आप उस चीज को जुडिशियली रिव्यू करेंगे तब जाके आपका फंडामेंटल राइट्स, आपका मौलिक अधिकार सुरक्षित है। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत दो आर्टिकल को स्पेशली अमेंड किया गया था। आर्टिकल 13 जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, एंड आर्टिकल 368 जो ये भी जुडिशियल रिव्यू के बारे में ही बात करता है, जो कि कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं जब आपको लगे कि जुडिशरी ने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप जब भी किसी केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी केस को पढ़ेंगे, केशव नंद भारती केस, ये पिलर बन के सामने आएगा। क्यों पिलर बन के सामने आएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले, आप अगर ध्यान से देखें कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेरीबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कब है? तो ये केशव नंद भारती केस में बताया गया कि प्रियम्बल डिस्कस जब यहाँ पे हुआ, तो गोलकनाथ का जो केस था उस केस को टर्न डाउन किया गया। सॉरी, बेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 वाला जो केस था उसको टर्न डाउन किया गया, उसको रूल आउट किया गया और कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे एक केस और आता है एल आई सी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट को अगेन रिट्रेट करना पड़ा इस फ्रेज को। एनीवेज, तो अभी फिलहाल जो हमारा पास हुआ था बेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें बताया गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया। और केशव नंद भारती केस जो कि 1973 में पास हुआ, उसमें बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट, इस पूरे केस का एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आप समझो कि बेसिक स्ट्रक्चर, आप समझ लो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है क्या? बेसिकली आप इस चीज को समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो था, ये उस केस में हुआ क्या था कि फंडामेंटल राइट्स को, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे प्रियम्बल की मैं बात कर लूँ तो उसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का आप एग्जांपल देख ले, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है, फ्रैटर्निटी, ये सब कम बेस
ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया ही नहीं था। उससे क्या होता था कि जब भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की बात आती थी, कल को कोई आदमी आता और लिबर्टी का डेफिनेशन ही बदल देता, कोई आता इक्वालिटी का डेफिनेशन ही बदल देता संविधान में। तो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो डिफाइन नहीं है, इसी केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वेर डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय whom? बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया और बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अर्थ ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को अधिकार है कि वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कैन अमेंड। बट उसमें केस क्या दे दिया गया? तो उसमें केस ये दे दिया गया कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको ध्यान में रखना होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा। तो इनको केस क्या दे दिया गया कि भाई आप पार्लियामेंट को, आप संसद को अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन तो करना होगा। बेसिक स्ट्रक्चर को पहली बार इन्होंने केशव नंद भारती केस जो कि 24 अप्रैल 1973 को पास हुआ था, उनमें उन्होंने डिफाइन किया था। और तब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और बताया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया और बोला कि आप फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वायलेट नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, होप यू लाइक्ड इट। बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।